पावर एंड इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मोटर्स। मोटर्स दो प्रकार की होती हैं, एसी मोटर्स और डीसी मोटर्स। जो मोटर है वह इनपुट की जो विद्युत ऊर्जा है उसको परिवर्तित करती है यांत्रिक ऊर्जा में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज कर दिया जाता है मैकेनिकल एनर्जी में। दो टाइप्स हैं जो भी पावर सप्लाई हम इनको प्रदान कर रहे हैं। अगर पावर सप्लाई एसी है तो एसी मोटर, और अगर पावर सप्लाई डीसी है तो डीसी मोटर। जो एक एसी मोटर होती है उस एसी मोटर में एक भाग ऐसा होता है जो स्थिर रहता है जिसको स्टेटर कहा जाता है, एक भाग होता है जो घूमता है, मूवमेंट में रहता है, रोटेट होता है, उसको कहा जाता है रोटर। बाकी बेयरिंग्स लगी हुई होती है उसको कनेक्ट करने के लिए, कूलिंग के लिए फ़ैन की ब्लेड्स प्रोवाइडेड होती हैं। ये जो स्टेटर का भाग होता है वो मोटर की फ्रेम में रखा जाता है, उसको एक वायरिंग कवर दे दिया जाता है और उसके बाद दोनों भाग जो होते हैं वो एंड बेल्स में इंसर्ट कर दिए जाते हैं। इस प्रकार की मोटर को जो सप्लाई दी जाती है वो एसी दी जाती है। डीसी मोटर में स्टेटर जो स्टैटिक भाग होता है उसमें जो वाइंडिंग होती है उसको कहा जाता है फील्ड वाइंडिंग, और ऐसे ही जो आर्मेचर है जो उसका रोटेटिंग पार्ट है उस पर जो वाइंडिंग होती है उसको कहा जाता है आर्मेचर वाइंडिंग। इसमें भी फिर से बेयरिंग्स वगैरह लगे हुए होते हैं। जो एक एसी मोटर होती है उस एसी मोटर में किसी प्रकार का कॉम्यूटेटर या ब्रश नहीं लगा हुआ होता है। जो डीसी मोटर है उसमें कॉम्यूटेटर और ब्रश लगे हुए होते हैं जिनकी सहायता से जो पावर है वो ट्रांसमिट किया जाता है। इनमें यहाँ पर लगा हुआ होता है शैफ्ट, उस शैफ्ट से जो लोड है उसको कनेक्ट किया जाता है। जब ये मोटर घूमती है अर्थात इसका आर्मेचर घूमता है तो शैफ्ट से कनेक्टेड जो लोड है वो भी घूमता है। उसके बाद डिफरेंसेस एसी मोटर में और डीसी मोटर में। एसी मोटर में जो सप्लाई यूज़ की जाती है वो एसी है, डीसी मोटर में सप्लाई जो है वह डीसी है। एसी मोटर सिंगल फेज़ भी हो सकती है, 3 फेज़ भी हो सकती है, डीसी मोटर सिंगल फेज़। ऐसे ही एसी मोटर जो है उसमें आर्मेचर जो है वो रोटेट नहीं करता है, जो डीसी मोटर है उसमें आर्मेचर जो है वो रोटेट करता है। एसी मोटर में ब्रशेस कॉम्यूटेटर यूज़ नहीं होते हैं, जबकि डीसी मोटर में पावर का ट्रांसमिशन उन ब्रशेस और कॉम्यूटेटर के थ्रू ही होता है। एसी मोटर में स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, गति नियंत्रित करने के लिए जो आवृत्ति है इनपुट की एसी की उसको नियंत्रित करके चेंज की जा सकती है, जबकि डीसी मोटर में जो स्पीड कंट्रोल रहेगा वो आर्मेचर वाइंडिंग की जो धारा है उसको चेंज करके गति का नियंत्रण किया जा सकता है। अब जो डीसी मोटर है जो भी दिष्ट इनपुट दिया उसकी विद्युत ऊर्जा को चेंज कर देते हैं मैकेनिकल एनर्जी में, यांत्रिक ऊर्जा में। इसमें दो प्रकार की वाइंडिंग होती है, एक फील्ड वाइंडिंग और एक आर्मेचर वाइंडिंग। जब फील्ड वाइंडिंग को डीसी का सोर्स से जब कनेक्ट की जाती है फील्ड वाइंडिंग तो ये एक चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करती है। ऐसे ही जो आर्मेचर की वाइंडिंग होती है उसको जब डीसी के स्रोत से कनेक्ट करते हैं तो जो टॉर्क उत्पन्न होता है उससे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उत्पन्न होती है, उससे जो शैफ्ट जुड़ा हुआ होता है उससे कनेक्टेड लोड जो है वह घूमने लगता है। तो इसका प्रिंसिपल सिद्धांत, जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो जो लॉरेंट्ज फोर्स लगता है, जो बल होता है, उसके कारण जो टॉर्क उत्पन्न होता है उससे रोटर जो है वह मूव करता है। टाइप्स ऑफ डीसी मोटर, जो फील्ड कॉइल है और जो आर्मेचर कॉइल है उसके कनेक्शन के आधार पर डीसी मोटर्स दो प्रकार की होती हैं, एक सीरीज़ टाइप श्रेणी और ऐसे ही सेकंड पैरेलल या शंट टाइप जो समानांतर कहलाती हैं। जो सीरीज़ टाइप होता है उसमें फील्ड कॉइल और आर्मेचर कॉइल सीरीज़ या श्रेणी में लगे हुए होते हैं। जो शंट टाइप रहता है उसमें जो फील्ड कॉइल और आर्मेचर कॉइल होते हैं, जो वाइंडिंग्स होती हैं वो पैरेलल में या समानांतर में लगी हुई होती हैं। जैसे इसमें सीरीज़ टाइप और शंट टाइप, तो ये है एक प्रकार का शंट टाइप। तो इसमें ये यहाँ पर लगी हुई है मोटर, ये है मोटर का सिंबल, ये RA इसकी आर्मेचर की रेजिस्टेंस, इसमें से धारा प्रवाहित हो रही है IA। ऐसे ही जो इसकी शंट की वाइंडिंग है उसमें धारा प्रवाहित हो रही है ISH, दोनों लगे हुए हैं समानांतर में, तो एक प्रकार की शंट मोटर। ऐसे ही जो सीरीज़ या श्रेणी मोटर होती है उसमें यह है हमारे पास एक मोटर, इसके साथ सीरीज़ या श्रेणी में लगी हुई है इसके जो फील्ड वाइंडिंग है। तो फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग दोनों श्रेणी में है, इसीलिए इसको कहा जाता है एक सीरीज़ मोटर। उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ डीसी मोटर, जो डीसी प्रकार की मोटर्स होती हैं उनमें से सीरीज़ मोटर्स को इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में, हाई स्पीड टूल्स में यूज़ किया जाता है। ऐसे ही शंट मोटर्स को लैब्स में
लैथ मशीन्स में, फैंस में, पंप डिस्क्स में यूज़ किया जाता है। एसी मोटर्स को ड्रायर्स में, ब्लोअर्स में यूज़ किया जाता है। अब जो एक डीसी शंट मोटर होती है, डीसी शंट मोटर जो होती है वो एक प्रकार की कांस्टेंट स्पीड मोटर होती है। इसकी जो गति रहती है वह, अगर कोई भी एक्सटर्नल आर्मेचर रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं है तो उस समय इसकी गति जो है वह स्थिर रहती है। इसमें स्पीड का परिवर्तन 3 प्रकार से हो सकता है। वेरिंग द सप्लाई वोल्टेज को परिवर्तित करके, ऐसे वेरिंग द आर्मेचर रेजिस्टेंस, आर्मेचर का जो प्रतिरोध है उसको परिवर्तित करके, और एक वेरिंग द फील्ड रेजिस्टेंस कि जो फील्ड का प्रतिरोध है उसको चेंज करके। लेकिन यहाँ पर जितने भी केसेस हैं उनमें जो वेरिंग द सप्लाई वोल्टेज है ये चीज़ नहीं होगी, क्योंकि जो सप्लाई वोल्टेज है वो तो हम रख रहे हैं कांस्टेंट, तो इसलिए सप्लाई वोल्टेज से वेरिएशन तो कुछ होगा नहीं। केवल हम क्या देखेंगे इसमें, एक तो है आर्मेचर का रेजिस्टेंस, ये परिवर्तित करके, और या फिर फील्ड का जो रेजिस्टेंस है उसको चेंज करके। तो 2 मेथड्स हो सकते हैं। जो मोटर की गति है, स्पीड है, उसको n से डिनोट किया जाता है। ये n की वैल्यू होती है EDC माइनस IDC RA अपॉन K इंटू फाई। EDC होता है आर्मेचर का विभव, IDC आर्मेचर की धारा, K होता है कांस्टेंट स्थिरांक, फाई होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, और RA होता है आर्मेचर सर्किट की रेजिस्टेंस या आर्मेचर के सर्किट का प्रतिरोध। अब यहाँ पर जैसे RA अर्थात आर्मेचर की जो रेजिस्टेंस है, अगर आर्मेचर का रेजिस्टेंस यहाँ पर इंक्रीज़ कर रहा है तो हमारे पास वैल्यू क्या है यहाँ पर, EDC माइनस IDC RA। अगर हम RA को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो हमारे पास नेगेटिव में कोई वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, नेगेटिव में इंक्रीज़ हो रही है अर्थात एक्चुअली वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज़। तो जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी या डिक्रीज़ हो जाएगी। इसके लिए रियोस्टैटिक कंट्रोल मेथड यूज़ किया जाता है। रियोस्टैटिक कंट्रोल मेथड में जो आर्मेचर की श्रेणी होती है, सीरीज़ होता है, उसमें एक परिवर्तीय प्रतिरोध जो है, रियोस्टैट जो है, उसको कनेक्ट कर दिया जाता है। प्रतिरोध का मान बढ़ता है जिससे आर्मेचर की जो वोल्टेज है वो डिक्रीज़ होती है, जिससे जो आर्मेचर की स्पीड है वो कम हो जाती है, अर्थात कैपिटल N की वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। ये फील्ड इस आर्मेचर के साथ शंट में है, पैरेलल में है, इसीलिए शंट मोटर, तो डीसी शंट मोटर। ये आर्मेचर का एक हमने जो रियोस्टैट है, एक कंट्रोलर रेजिस्टेंस उसको कनेक्ट किया इस आर्मेचर के साथ, तो इसकी रेजिस्टेंस एक तो RA जो मोटर के आर्मेचर की रेजिस्टेंस है, और एक इसकी मिलाकर, तो दोनों रेजिस्टेंस जो है ऐड हो जाएंगी श्रेणी में, इसलिए कुल प्रतिरोध इंक्रीज़ हो गया। कुल प्रतिरोध इंक्रीज़ होने से जो स्पीड है मोटर की वो कम हो जाएगी। अगर इसकी स्पीड आर्मेचर की धारा के अक्रॉस प्लॉट की जाए तो जैसे जैसे आर्मेचर की धारा बढ़ रही है, आर्मेचर का करंट इंक्रीज़ हो रहा है, वैसे वैसे स्पीड क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, या स्पीड जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। उसके बाद स्पीड टॉर्क रिलेशन फॉर मोटर, केवल डीसी मोटर के लिए। तो डीसी मोटर के लिए अगर स्पीड को टॉर्क के अक्रॉस प्लॉट किया जाए तो ये है, टॉर्क को लिया जाता है एक्स एक्सिस पे, और जो स्पीड ऑफ मोटर है कैपिटल N से जो दर्शाया गया है उसको लिया जाता है वाई एक्सिस पे। अब इसमें जैसे जैसे टॉर्क की वैल्यू इंक्रीज़ होती जा रही है या बढ़ता जा रहा है टॉर्क, वैसे वैसे मोटर की स्पीड डिक्रीज़ होती जाएगी या कम होती जाएगी। अब आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड फॉर डीसी मोटर, जो विभव है उसको चेंज करके जो मोटर की बैक ईएमएफ है उसके द्वारा स्पीड ऑफ मोटर जो है उसको चेंज किया जाता है, उसकी गति को नियंत्रित किया जाता है। आर्मेचर के श्रेणी में एक वेरिएबल प्रतिरोध लगाया जाता है, वेरिएबल पर भी कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, विभवपात होगा, जिसके कारण जो बैक ईएमएफ है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। बैक ईएमएफ डिक्रीज़ होने के कारण जो मोटर की स्पीड है वह कम हो जाती है। लेकिन इस प्रकार के मेथड में प्रतिरोध में पावर वेस्ट होता है, ऐसे ही जो मोटर का आउटपुट और एफिशिएंसी या दक्षता है वो कम हो जाती है और पुअर स्पीड रेगुलेशन रहता है। अब जो आर्मेचर के थ्रू जो आर्मेचर का वोल्टेज है उसके कंट्रोल के थ्रू जो मोटर स्पीड कंट्रोल है, ये सब कुछ पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की सहायता से किया जा सकता है। इसमें आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड यूजिंग SCR फॉर डीसी मोटर। अब इस प्रकार के मेथड में जो सर्किट हम यूज़ करेंगे उस सर्किट में हम काम में लेंगे UJT। तो UJT में जैसा कि हमें पता है, ये हमारे पास होता है एमीटर का वोल्टेज, ये होती है एमीटर की धारा, ये है UJT का सिंबल, जिसके अंदर 3 सिरे होते हैं, एमीटर, बेस 1 और बेस 2। बेस 1 और बेस 2 के मध्य यहाँ पर पावर सप्लाई दी जाती है VBB। इस VBB के अनुसार
जो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसमें ऐसा माना जाता है कि 2 प्रतिरोध लगे हुए हैं, एक RB1 और एक RB2। तो इसके अक्रॉस RB1 और RB2 के अक्रॉस जो विभवपात होगा उससे जो ईटा के ईटा टाइम्स VBB का ड्रॉप आएगा प्रतिरोध के अक्रॉस, उसके अनुसार धारा प्रवाहित होगी। अर्थात जब भी हमारे पास एमिटर का वोल्टेज है, यहाँ से धारा प्रवाहित होने के लिए और ये UJT जो है वो कार्य करे, उसके लिए क्या होना चाहिए कि जो इनपुट की हमारे पास इनपुट है वो ईटा टाइम्स VBB होना चाहिए। जो हम पावर सप्लाई यूज़ कर रहे हैं अर्थात जो सर्किट यूज़ कर रहे हैं उसमें हम किसी प्रकार की बैटरी यूज़ नहीं कर रहे हैं। वहाँ पर एक जेनर डायोड लगा हुआ है जिसमें कांस्टेंट जो एक प्रकार का कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स की तरह एक्ट करेगा। तो वहाँ पर इस VBB को रिप्लेस कर दिया जाएगा VZ के थ्रू, इसलिए वहाँ पर वैल्यू होगी ईटा टाइम्स VZ। जो ईटा होता है वो होता है इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो UJT के लिए। जेनर डायोड का जो विभव है या वोल्टेज है उसको दिखाया गया है VZ से, और ऐसे ही जो प्राइमरी और सेकेंडरी है ट्रांसफार्मर की वो है कैपिटल P एंड कैपिटल S। ये है आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड को यूज़ करके जो स्पीड कंट्रोल किया जाता है उसका सर्किट। इसमें सबसे पहले एक ट्रांसफार्मर यूज़ किया जिसको AC इनपुट दिया गया है। इस AC को एक ब्रिज सर्किट के थ्रू, एक फुल वेव रेक्टिफायर ब्रिज सर्किट के थ्रू DC में चेंज किया। उसके बाद यहाँ पर लगा हुआ है जैसे जेनर डायोड, एक प्रतिरोध, ये यहाँ पर ट्रांसफार्मर का प्राइमरी, ये ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी, ये यहाँ पर लगा हुआ है कैपेसिटर C। ऐसे ये UJT का एमिटर, इसका बेस 1 और बेस 2, ये R1 एक वेरिएबल प्रतिरोध, R2, उसके बाद एक डायोड D, एक डायोड D2, डायोड D1, उसके बाद मोटर के पश्चात इसकी जो फील्ड वाइंडिंग है, तो एक प्रकार की शंट मोटर है जो फील्ड वाइंडिंग है इसके पैरेलल में है। इसके अक्रॉस जो आर्मेचर का वोल्टेज है या विभव है वो है EA। अब यहाँ पर जो SCR लगा हुआ है ये है पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। SCR के लिए हमें पता है ये सिरा हो जाएगा इसका एनोड पॉजिटिव, ऐसे ही कैथोड नेगेटिव, और ये होगा गेट। इसके जब तक गेट पर पल्स नहीं दी जाएगी तब तक SCR जो है वो ऑन नहीं होगा, एज अ स्विच बिहेव करेगा। यहाँ पर जब SCR हमारे पास ऑफ स्थिति में है अर्थात SCR कार्य नहीं कर रहा है, SCR कार्य नहीं करने की स्थिति में जो मोटर है उसको जो सप्लाई वोल्टेज है आर्मेचर के थ्रू वोल्टेज का कोई नियंत्रण नहीं होगा। जिस समय SCR कार्य करेगा अर्थात एक प्रकार का ये वाला सर्किट यहाँ से क्लोज स्विच की भांति व्यवहार करेगा, उस समय जो वोल्टेज है वो इस मोटर को मिलेगा। इसमें जो SCR को गेट पल्स दी जाती है वो गेट पल्स दी जाती है यहाँ पर कैपेसिटर की चार्जिंग के थ्रू। जैसे जब कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो ईटा टाइम्स VZ हो जाती है, उस समय ये UJT जो है वो ऑन स्थिति में आ जाता है। UJT ऑन होते ही इसके एमिटर और बेस 1 में से धारा प्रवाहित होती है, अर्थात इसके यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर लगा है उसके प्राइमरी कॉइल में धारा प्रवाहित होगी, जिससे सेकेंडरी में वोल्टेज इंड्यूस होगा। सेकेंडरी में वोल्टेज इंड्यूस होने पर ये एज गेट पल्स दे दिया जाएगा इस SCR को, और ये SCR जो है वो कार्य करेगा। उस समय मोटर की जो स्पीड है उसका नियंत्रण होगा। इस फायरिंग के टाइम जो मोटर है उसको वोल्टेज मिलेगा। जिस समय ये SCR ऑफ स्थिति में रहेगा उस समय जो मोटर है, क्योंकि कॉइल है तो जो इंडक्टर लगा हुआ है, तो इंडक्टर के कारण क्या होगा, धारा अभी प्रवाहित होगी। उस स्थिति में धारा प्रवाहित होगी इस D1 डायोड के थ्रू। इस D1 धारा को इस कैपेसिटर तक जाने से रोकने के लिए D2 को इस प्रकार लगाया जाता है। R1 जो है उससे कैपेसिटर की चार्जिंग जो है वो कंट्रोल की जा सकती है। ये होती है इसकी वेव फॉर्म। तो इसकी वेव फॉर्म में ये जो T1 इंस्टेंट है, इस T1 इंस्टेंट पे जो SCR है उसको फायर किया जाता है। SCR की फायरिंग होने के कारण जो वोल्टेज है वो इस रेक्टिफायर के आउटपुट को फॉलो करती है। उसके बाद जो T2 इंस्टेंट है उस पर SCR तो ऑफ हो जाता है नेचुरल कॉम्यूटेशन के कारण। जैसे ही 0 आया तो SCR ऑफ हो गया। SCR ऑफ के बाद भी धारा अभी प्रवाहित हो रही है, इसलिए जो EA के कारण धारा प्रवाहित हो रही है वो सारी प्रवाहित हो रही है उस डायोड के थ्रू। उसके बाद फिर से जो टाइम इंस्टेंट T4 है उस T4 पर जो SCR है उसको फिर से ट्रिगर किया जाता है। ये रेक्टिफायर की आउटपुट वोल्टेज जो हमें पॉजिटिव हाफ में मिलेगी, नेगेटिव हाफ में मिलेगी, क्योंकि फुल वेव रेक्टिफायर यूज्ड है। और जो टाइम इंस्टेंट T3 है, T2 से T3, वहाँ पर ये जो धारा प्रवाहित हो रही है ये उस मोटर के कॉइल के कारण हो रही है।
अब इसमें जैसे मान लेते हैं आर्मेचर का वोल्टेज जो है वो बढ़ गया, तो आर्मेचर के वोल्टेज को कम करने के लिए जो फायरिंग एंगल है SCR का उसको नियंत्रित किया जाता है। जैसे ही फायरिंग एंगल SCR का बढ़ेगा उस समय जो आउटपुट दिया जा रहा है मोटर को वो कम हो जाएगा। ऐसे ही जब SCR का फायरिंग एंगल कम होगा या घटेगा उस समय जो मोटर को दिया जाने वाला इनपुट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा या बढ़ जाएगा, तो मोटर उसके अनुसार स्पीड जो है वो रेगुलेट होगी। उसके बाद स्पीड कंट्रोल मेथड यूजिंग टेको जनरेटर फॉर DC मोटर। एक टेको जनरेटर या टेकोमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जिसकी जो आउटपुट वोल्टेज है वह मोटर के स्पीड के समानुपाती होती है। अगर मोटर की स्पीड इंक्रीज़ होगी तो आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज़ होगा, अगर कम होगी तो आउटपुट का वोल्टेज कम हो जाएगा। इस प्रकार के सर्किट में अब मोटर की स्पीड को नियंत्रित करने के लिए ये सर्किट काम में लिया। इसमें जो मोटर का आर्मेचर है इस पर लगा हुए शैफ्ट से टेकोमीटर जो है वो कनेक्टेड होता है, ये टेको जनरेटर कनेक्टेड है। इस टेको जनरेटर का जो आउटपुट है, जैसे अगर लोड यहाँ पर इंक्रीज़ करता है और मोटर की स्पीड कम हो जाती है तो यहाँ पर जो वोल्टेज है वो कम मिलेगा। ये कम वोल्टेज जो है ये एज इनपुट अर्थात एज फीडबैक सिग्नल जाएगा यहाँ पर। ये एक रेफरेंस विभव से इसकी तुलना की जाएगी। जैसे यहाँ माइनस है, ये वैल्यू कम होना अर्थात माइनस में कोई वैल्यू कम हो रही है तो यहाँ पर जो हमें एरर मिलेगा वो त्रुटि संकेत मिलेगा धनात्मक या पॉजिटिव। उस सिग्नल को ये एम्पलीफायर या प्रवर्धक एम्पलीफाई करेगा। उससे जो फायरिंग सर्किट है इस कन्वर्टर के लिए, कन्वर्टर में SCR लगे हुए, उसके गेट पर जो फायरिंग सर्किट से पल्स दी जा रही है वो नियंत्रित की जाएगी। तो यहाँ पर जैसे पॉजिटिव एरर है इसको एम्पलीफाई किया, फायरिंग सर्किट को दिया और यहाँ से फिर जो वोल्टेज यहाँ पर मिल रही है आर्मेचर को या मोटर को, वो वोल्टेज इंक्रीज़ हो जाएगी। जैसे ही वोल्टेज इंक्रीज़ होगी तो मोटर की जो स्पीड है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। उसके बाद स्टेपर मोटर। स्टेपर मोटर एक प्रकार की ऐसी मोटर होती है जिसमें जो इलेक्ट्रिकल पल्सेस हैं उसको शाफ्ट की रोटेशंस में परिवर्तित किया जाता है। इसकी जो स्पीड ऑफ रोटेशन होती है वो पल्सिंग के रेट पर निर्भर करती है और उसके समानुपाती होती है। और अगर पल्सेस का रेट ज़्यादा है तो स्पीड भी ज़्यादा रहेगी, पल्सेस का रेट कम है तो स्पीड जो है वो उसी अनुपात में कम हो जाएगी। तो स्टेपर मोटर में जो मल्टीपल इलेक्ट्रिकल वाइंडिंग्स होती हैं वो स्टेटर पर होती हैं। इसका जो रोटर होता है वो आयरन या मैग्नेटिक डिस्क से शाफ्ट पर स्थापित होता है और जो कॉइल्स हैं उनको डायरेक्ट करंट देकर चुंबकीय क्षेत्र में या मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करवाया जाता है। स्पीड कंट्रोल ऑफ स्टेपर मोटर। इसमें जो स्टेटर वाइंडिंग्स होती हैं उनको दिया गया जो एंगल है, जैसे 15 डिग्री 45 डिग्री जिस भी एंगल पे रोटेट कर रही हैं, तो इनमें देखा जाता है कि इसका जो रोटर होता है उस रोटर के जो टीथ होते हैं, जैसे यहाँ पर अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 टीथ का ये रोटर है और जो इसका स्टेटर है उसमें वाइंडिंग्स लगी हुई हैं A B C D। तो इसमें जब ऑपोजिट वाइंडिंग जो है वो कोइंसाइड करेंगी तब ये जो स्टेपर मोटर है उसमें कुछ रोटेशन शो करेगा। अब इसमें जो पावर सप्लाई है उस पावर सप्लाई में इस प्रकार से प्रतिरोध लगा के और ट्रांजिस्टर लगा के इन कॉइल्स के साथ जो स्पीड है उसको नियंत्रित किया जा सकता है। इसमें जिस भी कॉइल को सप्लाई दी जाती है उस अनुसार जो ट्रांजिस्टर है वो कंडक्ट करता है, कार्य करता है, और जो वो कॉइल है वो कंडक्ट करता है। जिस भी कॉइल में से धारा प्रवाहित होगी उसके अनुसार स्टेप वाइज जो आउटपुट है वो मिलता है।